इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ राजाओं और उनके महलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता के बनने और मिटने की दास्तान होती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम पूरे 300 सालों का एक ऐसा ऐतिहासिक सफर तय करेंगे जो भव्यता, युद्ध, कला और अंततः पतन की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। चलिए बिना किसी देरी के इस लंबी गाथा में गोता लगाते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। साल था 1526। मध्य एशिया की वादियों से अपनी किस्मत आजमाने निकला एक युवा शहजादा पानीपत के मैदान में खड़ा है। उसके सामने है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। ये वो शहजादा था जिसे दुनिया आज बाबर के नाम से जानती है, और ये वो पल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले इस सफर का एक नक्शा खींच लेते हैं। हम 1526 में बाबर के आगमन से शुरू करके अकबर के उदय, शाहजहां की वास्तुकला, औरंगजेब के दौर और अंततः 1857 में बहादुर शाह जफर के निर्वासन तक का सफर तय करेंगे। संक्षेप में कहें तो हम तोपों की उस पहली गर्जना से लेकर निर्वासन की उस खामोशी तक की कहानी देखने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव। पानीपत के उस मैदान में इब्राहिम लोदी की एक बहुत विशाल सेना थी, और बाबर, उसके पास सैनिक कम थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी अजेय युद्ध नीति और तोपें थीं जिसकी गर्जना ने पासा ही पलट दिया। दिल्ली पर मुगलों का परचम लहरा गया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य बताऊं, बाबर को महलों का ये सुख ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। वो बस 4 साल लगातार युद्ध ही लड़ता रहा और इस दुनिया से चल बसा। अब बाबर के बाद गद्दी मिली उनके बेटे हुमायूं को। यहाँ एक बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। हुमायूं नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन असल में उनकी किस्मत शायद सबसे ज्यादा खराब थी। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उन्हें ऐसी मात दी कि इस तथाकथित भाग्यशाली बादशाह को अपनी जान बचाकर पूरे 15 सालों तक सिंध और ईरान के रेगिस्तानों में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। 15 साल के वनवास के बाद हुमायूं ने जैसे तैसे दिल्ली दोबारा हासिल तो कर ली, लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा ही मशहूर और दर्दनाक कथन है, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी जान चली गई। और ये एकदम सच है, क्योंकि दिल्ली जीतने के कुछ ही समय बाद वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर चल बसे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की तरफ, जो मुगलों का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, अकबर का दौर। यहाँ जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 13। सोच कर देखिए, हुमायूं की अचानक मौत के बाद जलालुद्दीन, जिन्हें आज हम अकबर महान कहते हैं, वो महज 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठे। इतने छोटे बच्चे के कंधों पर एक पूरी सल्तनत का भार आ गया था। लेकिन अकबर ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, तलवार के दम पर आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। राजपूतों से दोस्ती की, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया और एक नया शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी। उनके दरबार की शान थे उनके नवरत्न, जिनमें बीरबल की बुद्धिमानी, तानसेन का संगीत और अबुल फजल की कलम शामिल थी। उन्होंने दीने इलाही नाम से भाईचारे का एक नया पैगाम भी शुरू किया। इन्हीं समावेशी नीतियों के कारण मुगल सल्तनत उस वक्त सबसे अमीर और ताकतवर बन गई। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, जहां कला, प्रेम और वास्तुकला अपने चरम पर थी। अकबर के बाद तख्त संभाला जहांगीर ने। इन्हें बाग बगीचों, शराब और चित्रकला का बड़ा शौक था। न्याय के लिए इन्होंने एक न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। और हाँ, इसी दौर में पहली बार अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत में कदम रखा था। एक और दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर के आखिरी सालों में हुकूमत असल में उनकी बेगम नूरजहां चला रही थी। फिर आते हैं शाहजहां, जिनका दौर अथाह दौलत और वास्तुकला के शिखर का था। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद इसी दौर की बेमिसाल देन है। और जब शाहजहां का जिक्र हो तो मुमताज महल के लिए उनके बेइंतहा इश्क को कैसे भूल सकते हैं। मुमताज के रुखसत होने के बाद शाहजहां ने यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से एक ऐसी भव्य कविता लिख दी जिसे पूरी दुनिया आज ताजमहल के नाम से जानती है। लेकिन हर सुनहरे दिन की एक ढलती शाम भी होती है। हमारा चौथा अध्याय है औरंगजेब का दौर, जहां से पतन की शुरुआत हुई। सत्ता की भूख वाकई बड़ी खतरनाक चीज है। शाहजहां के बूढ़े होते ही उनके बेटों में तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई।
औरंगजेब आलमगीर ने तख्त के लिए अपने ही सगे भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से वो बस एक कैदी की तरह अपने बनवाए हुए ताजमहल को देखने के लिए मजबूर थे। यहाँ साम्राज्य की दिशा में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिलता है। कहाँ एक तरफ अकबर की सुलह कुल यानी सर्वधर्म भाईचारे की नीति थी, और कहाँ औरंगजेब का शासन, जिसने इन सारी नीतियों को पलट कर रख दिया। औरंगजेब ने सादगी से जीने और मजहब के बेहद कट्टर नियमों को सख्ती से लागू करने का रास्ता चुना, और इसी का नतीजा था दक्कन का जाल। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की सीमाएं तो भारत के कोने कोने तक फैला दी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। उसने दक्षिण में मराठों, उत्तर में सिखों और राजपूतों से दुश्मनी मोल ली। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल बस युद्धों में ही भटकता रहा। इसका एक बड़ा विरोधाभास ये है कि वो जंग तो जीत रहा था, लेकिन सल्तनत अपना सारा खजाना और सैनिकों का हौसला पूरी तरह हार चुकी थी। और अब हम पहुंचते हैं अपनी इस ऐतिहासिक गाथा के आखिरी 5वें अध्याय पर। साल था 1707। औरंगजेब की आंखें बंद होने के साथ ही मुगल साम्राज्य का सूरज भी डूबने लगा। बाद के जो भी शासक आए वे बस अपने ऐशो आराम में डूबे रहे। उन्हें खबर तक नहीं लगी कि कब अंग्रेजों ने खामोशी से पूरे देश पर अपना शिकंजा कस लिया। सच कहें तो ये एक विशाल इमारत के अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाने की कहानी है। और फिर आया 1857 का गदर। जिस सल्तनत के नाम से कभी दुश्मन कांपते थे, उसका आखिरी बादशाह बूढ़ा बहादुर शाह जफर अंग्रेजों का कैदी बन गया। उसे दिल्ली से बहुत दूर रंगून, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, वहां निर्वासित कर दिया गया। दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई वो भव्य कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जो साम्राज्य 1526 में तोपों की जोरदार गर्जना और एक अजय रणनीति के साथ खड़ा हुआ था, वो अंततः रंगून की खामोशी और अंधेरे में कैसे दफन हो गया? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता और ताकत का अंत कितना अप्रत्याशित हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।